राइट, सो वेलकम बैक एवरीवन। हम लोग अपने क्लास नंबर 2 के तरफ जा रहे हैं। सो हमने फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट क्लास में वी डिस्कस्ड द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स आवर बिजनेस इज बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर हमने उसका फीचर्स देखा था, 2-4 फीचर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि इट इज़ डायनामिक, हमेशा चेंज होता रहता है। एक्सटर्नल फोर्सेज है, यू कांट कंट्रोल देम। इंटर रिलेटेड है, एक से चेंज दूसरे को भी कर देता है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझना डिफिकल्ट है। नॉट योर चैप्टर अगेन, दिस इज़ फॉर द मैनेजर्स। एंड इसके अलावा फिर इट कीप्स ऑन चेंजिंग, मतलब वो डायनामिक है, अनसर्टेन है। आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इट कैन बी जनरल ऑल्सो, इट कैन बी स्पेसिफिक ऑल्सो, सबके लिए हो सकता है, सिर्फ आपके लिए भी हो सकता है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंस भी देखा था, वाई अंडरस्टैंडिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए ताकि आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सके। आप थ्रेट्स को पहले आइडेंटिफाई कर लोगे, तो इफ़ यू कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स अर्ली, देन कॉम्पिटिटर्स से आप बेटर पोजीशन पे रहेंगे। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो आपको कोप अप करने दे सकता है विद दी चेंजेस। आप स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कर सकते हैं। याद है वोडाफोन एंड आइडिया ने स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया। एंड पब्लिक इमेज भी आपका अच्छा रहेगा अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को समझते हैं तो। सो इतना पार्ट हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था। अगर आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो डायरेक्टली इस पर मत आना, पहले फर्स्ट क्लास पे जाओ। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दी सेकेंड क्लास, और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के डायमेंशंस। डायमेंशंस मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट के कितने साइड्स है, कितने टाइप्स है, जैसे भी बोल लो इसको। बिजनेस इन्वायरमेंट के 2 डायमेंशंस होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। ठीक है, एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो किसको बोलते हैं? माइक्रो मतलब दैट इज रिलेटेड ओनली टू अस। ठीक है, दैट इज रिलेटेड ओनली टू अस। ठीक है, जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है। और मैक्रो किसको बोलते हैं? मैक्रो उसको बोलते हैं दैट इज रिलेटेड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सबसे रिलेटेड होता है, जो सबसे रिलेटेड होता है वो मैक्रो। मैक्रो थोड़ा बड़ा लेवल का होता है। ठीक है, मैक्रो मीन्स स्लाइटली बिगर इन लेवल, दैट इंक्लूड्स एवरीवन। और माइक्रो जो होता है दैट इंक्लूड्स ओनली मी, आवर ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमारे बिजनेस का बात कर रहे हैं। एक बिजनेस का बात कर रहे हो तो माइक्रो, सबका बात कर रहे हो तो मैक्रो। अच्छा, फिर माइक्रो जो है वो भी फर्दर 2 कैटेगरीज में आ जाता है। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, सो माइक्रो मीन्स ओनली अस। अब हमारे भी कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं और हमारे कुछ एक्सटर्नल मैटर्स भी होते हैं, बट दोनों हमारे हैं, दैट इज वाई माइक्रो। मैक्रो होता है दैट रिलेट्स टू एवरीवन, माइक्रो ओनली रिलेट्स टू अस। ठीक है, अच्छा, फिर इंटरनल मैटर्स में क्या क्या आता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक करके आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा, कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर का मतलब आवर वैल्यूज, आवर बिलीव्स, आवर रूल्स दैट वी फॉलो, वो सब हमारे कल्चर में आता है। जैसे मान लो आपके स्कूल का भी कल्चर होता है। आपके स्कूल का टाइमिंग सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, इतने बजे ही आप आएंगे और इतने बजे ही आप जाएंगे। दैट्स अ कल्चर, दैट्स अ ट्रेडिशन, दैट्स अ रूल दैट यू फॉलो। ठीक है, आपके घर पे भी कल्चर होता है। जैसे कि किसी किसी फैमिली में ये रूल होता है कि रात के 10 बजे के बाद कोई बाहर नहीं रहेगा, एवरीवन विल बी इनसाइड द हाउस। किसी फैमिली का कल्चर ये है कि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते। किसी फैमिली का कल्चर ये है कि वो हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं। किसी फैमिली का कल्चर ये है कि वो हर हफ्ते एक बार पूजा पाठ करवाते हैं। तो हर फैमिली का अपना रूल होता है, हर स्कूल का अपना रूल होता है। सिमिलरली हर ऑर्गेनाइजेशन का भी अपना रूल होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना रूल होता है, कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, फॉर्मल यूनिफॉर्म रहेगा या फिर इनफॉर्मल कैजुअल क्लोथिंग्स, वर्क एथिक्स कैसा रहने वाला है, क्या हम लोग चोरी वगैरह करते हैं, क्या हम लोग फ्रॉड करते हैं, क्या हम लोग कच्चे का काम मतलब जिस पर टैक्स नहीं दिया जाता। ठीक है, तो क्या हम लोग वो सब काम करते हैं या हम लोग फुल ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। वी ऑलवेज प्ले फेयर गेम्स। तो दिस इज कॉर्पोरेट कल्चर। आपका वे ऑफ वर्किंग क्या है, दैट इज कॉल्ड कल्चर। ये हमारे बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा? देखो, अगर हम लोग फ्रॉड का काम करते हैं, ठीक है, अगर हमारा बिजनेस है फ्रॉड वाला काम करना, गलत काम करते हैं, टैक्स वगैरह ये सब नहीं देते हैं, कस्टमर के साथ चीटिंग करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के साथ फ्रॉड गेम खेलते हैं, तो अगर हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लॉन्ग टर्म में वही बिजनेस आगे जाएगा जो कस्टमर को केटर करता है अच्छे से, जो सरकार को टाइम पे टैक्स पे करता हो, जो कॉम्पिटिटर्स के साथ कोई बुरा गेम ना खेले।
फेयर गेम, दे शुड बी अ फेयर गेम। सो कॉर्पोरेट कल्चर अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस के हमारे बिजनेस को। जितना अच्छा हमारा कल्चर रहेगा उतना अच्छा हमारा बिजनेस चलेगा। आप सोचो, जिस स्कूल का रूल्स अच्छा है वो स्कूल भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो फैमिली का कल्चर अच्छा है वो फैमिली में भी सब खुश रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कम होता है, फैमिली भी अच्छा चलता है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये गोल से रिलेटेड है, टारगेट से रिलेटेड है, आपके एम से रिलेटेड है, आपके मिशन से रिलेटेड है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उससे रिलेटेड है। Why is this important? See, जो भी आपका गोल होगा, मान लो आपका गोल है कि we want to satisfy maximum consumers, we always want to keep our consumers happy, तो आपका गोल में कंज्यूमर है। आपका गोल ये भी हो सकता है कि वी ओनली वांट मनी मनी मनी, हमें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, तो कंज्यूमर को लूटो, ज़्यादा दाम बढ़ा दो, कम प्रोडक्ट दो, तो वो भी मतलब देखो आपका मिशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपका स्टेप्स होता है। आप बिजनेस में वही करेंगे जो आपके मिशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो मिशंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्स, एम्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जो भी स्टेप्स लेंगे बिजनेस में वो ड्रिवन रहेगा टुवर्ड्स योर मिशन ओनली। जिसका कोई मिशन ही नहीं है वो कुछ भी करता रह जाएगा। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके भी मन में कोई गोल होना चाहिए कि मेरे को कितना मार्क्स लाना है, मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर करेंगे। कोई ऐसा स्टूडेंट होता है जो 90 का एम रखता है, तो वो स्टूडेंट हर चैप्टर को करता है, हर पोर्शन को करता है। बट कुछ स्टूडेंट होते हैं जो 40 का एम रखते हैं, तो वो फिर पढ़ाई भी वैसे ही करते हैं, 4-5 चैप्टर करके जाते हैं आउट ऑफ 15, 4-5 चैप्टर करके जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि लाना तो 40 ही है। बट देखो दोनों स्टूडेंट ने अपने अपने हिसाब से स्टेप्स लिया, क्यों? क्योंकि दोनों का मिशन अलग अलग है। बट जिसका कोई मिशन ही नहीं है तो वो तो मतलब कुछ भी करता रहेगा ना, उसका तो कोई स्टेप्स रहेगा ही नहीं। सो मिशन होना ज़रूरी है, गोल होना ज़रूरी है, बिकॉज हमारा बिजनेस में स्टेप्स अकॉर्डिंग टू आवर गोल्स ही होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। थोड़ा देखो यहाँ डायग्राम एक बनाते हैं। जैसे सपोज मिस्टर ए है, ठीक है, सपोज मिस्टर ए है और मिस्टर ए के अंडर में 2 लोग काम करते हैं। देयर आर 2 पीपल हु वर्क अंडर मिस्टर ए एंड दैट इज वन ऑफ देम इज मिस्टर बी एंड अनदर वन इज मिस्टर सी। तो ये क्या हम बना रहे हैं? ये मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। कौन सा सीनियर मैनेजर रहेगा, कौन सीनियर मैनेजर्स के अंडर डेप्यूटी मैनेजर्स रहेंगे या असिस्टेंट मैनेजर्स रहेंगे, इसका एक हायरार्की है। ये जितना क्लैरिटी रहेगा ना इसमें कि हु इज़ द सीनियर, हु आर द असिस्टेंट्स, हु आर द सबॉर्डिनेट्स, जब इस चीज़ का क्लैरिटी रहता है ना तो बिजनेस स्मूथली चलता है। बट व्हेन यू डोंट नो कि सीनियर कौन है, किसके पास पावर ज़्यादा है, हु इज़ द जूनियर, हु शुड रिपोर्ट टू whom, हु शुड गिव ऑर्डर्स टू whom, अगर इस बात पे क्लैरिटी नहीं है तो फिर बिजनेस के लिए दिस इज डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉर्पोरेट इमेज। कॉर्पोरेट इमेज का मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है, आपका रेप्यूटेशन कैसा है मार्केट में। क्या आप कस्टमर को केटर करने वाले रेप्यूटेशन लेकर घूम रहे हैं या कस्टमर को परेशान करने वाला रेप्यूटेशन लेकर घूम रहे हैं। देखो रेप्यूटेशन बहुत काम आता है मार्केट में। जब आप लोन लेने जाएंगे तो बैंक देखेगा कि आपका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आपका इमेज कैसा है। अगर पता चला कि आप विजय माल्या के रिश्तेदार है तो फिर बैंक आपको लोन नहीं देगा। लोन क्यों नहीं देगा? बिकॉज आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना, आप किस आदमी से जुड़े हुए हो। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इमेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस के लिए। आपको लोन लेना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छा नहीं है तो। आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना डिफिकल्ट हो जाएगा मार्केट में अगर कस्टमर्स को आप पसंद नहीं आए तो इमेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, नेक्स्ट आता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर मतलब आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में पावर किस हिसाब से बांट रखा है। सीनियर को ज़्यादा पावर मिलना चाहिए, जूनियर्स को कम पावर मिलना चाहिए। अगर सबको बराबर पावर दे दोगे तो फिर जूनियर्स जो है वो सीनियर के बात नहीं मानेंगे, बिकॉज सबके पास तो इक्वल पावर है ना। सो पावर हैज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली। सीनियर्स शुड हैव मोर पावर्स, जूनियर्स शुड हैव लेस पावर। ठीक है, पावर्स जो है वो रैंक वाइज बंटना चाहिए। बिजनेस के लिए यही बढ़िया है। लास्ट पार्ट आता है कंपनीज रिसोर्स। हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, मनी कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है, मशीन कितने हैं, टेक्नोलॉजिकली हम लोग कितने एडवांस्ड है। जितना ज़्यादा रिसोर्स उतना अच्छा बिजनेस कर पाएंगे, जितना कम रिसोर्स उतना ख़राब बिजनेस कर पाएंगे। तो आप देखो ये सारे पॉइंट्स जो है ये सब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल मैटर्स थे। हमारा कॉर्पोरेट कल्चर इंटरनल मैटर है,
हमारा गोल दैट इज़ आवर इंटरनल मैटर, हमारा पब्लिक इमेज दैट इज़ व्हाट वी हैव क्रिएटेड, ठीक है, हमारे रिसोर्स, हमारे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, हमारा पावर स्ट्रक्चर, ये सब हमारा इंटरनल मैटर्स है। बात समझ में आया? और ये सब के सब हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आई हैव टोल्ड यू। नहीं सुने हो ठीक से तो थोड़ा रिवाइंड कर लेना। फिर आता है माइक्रो का एक्सटर्नल, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी, एंड देन मैक्रो, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि माइक्रो इज नॉट फॉर सीबीएसई, मैक्रो इज ओनली देयर फॉर सीबीएसई। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए डायमेंशंस में सिर्फ 5 पॉइंट्स आते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजी, लीगल, सिर्फ 5 पॉइंट्स आते हैं इफ़ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट। अगर आप आईएससी बोर्ड से हैं तो आपके लिए पूरा ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग, अच्छा यहाँ से आप कॉपी कर लेना माइक्रो का जो जितना अभी डिस्कस किए है ना, दैट यू कैन कॉपी फ्रॉम हियर। तो यू कैन पॉज एंड कॉपी, दिस इज फॉर आईएससी ओनली। हम लोग चलते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल वाले में, ये भी आईएससी के लिए है, इसके बाद सीबीएसई के लिए भी टॉपिक आ जाएगा। तो सीबीएसई वालों प्लीज़ 5-10 मिनट थोड़ा आराम से बैठो, ये भी समझ लो, समझने में क्या जाता है, ठीक है। बट सीबीएसई के लिए ये एग्जाम में नहीं आएगा। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट, सी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड माइक्रो इन्वायरमेंट इंटरनल फैक्टर्स। अब हम लोग माइक्रो इन्वायरमेंट में एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब माइक्रो मतलब ओनली रिलेटेड टू अस, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब हमारे से ही रिलेटेड है लेकिन बाहर के लोग हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं हैं, या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स नहीं हैं, बाहर के हैं बट इम्पैक्ट हमको करते हैं। मान लेते हैं हम लोग लेज है, सपोज वी आर लेज, हम लोग लेज का ब्रांड है, तो लेज को माइंड में रख के अगर पूरा चीज़ पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मतलब कोई एक प्रोडक्ट को माइंड में रख के चलना है और क्या। सो लेज के कस्टमर्स, वाई आर कस्टमर्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर बिजनेस? बिकॉज कस्टमर के नीड को सेटिस्फाई करेंगे तो ही हम लोग इनकम जनरेट कर पाएंगे। कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू जनरेट इनकम, ठीक है, हमें इनकम जनरेट करना है, दैट इज वाई कस्टमर्स आर इंपॉर्टेंट। देखो हर पॉइंट में ना फोकस ये रखना कि बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। जैसे पहले भी अभी हम लोग किए कॉर्पोरेट कल्चर, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, हम लोग हर पॉइंट में ये डिस्कस किए कि बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है उससे। तो यहाँ पे भी कस्टमर्स से बिजनेस को क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा जो लेस का ब्रांड है कस्टमर्स को क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा कि लेस का इनकम कस्टमर्स से ही तो होता है। सो कस्टमर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इनकम। कॉम्पिटिटर्स, कुरकुरे, अंकल चिप्स, इसके अलावा और भी बहुत कुछ होते हैं, अभी टू यमी आ गया है एक, और बहुत सारे और भी चिप्स के ब्रांड है, बिंगो है, ठीक है, बहुत कुछ है। तो कॉम्पिटिटर्स हमको कैसे इम्पैक्ट करेंगे? देखो कॉम्पिटिटर्स जो है ना हमारा मार्केट शेयर खा सकते हैं, मतलब हमारा मार्केट में एक शेयर है, वी हैव अ कस्टमर बेस, वो कस्टमर बेस वो लेकर के जा सकते हैं इफ़ वी डोंट पे अटेंशन, ठीक है। वो प्राइसिंग के लिए हमको इम्पैक्ट कर सकते हैं, अगर वो प्राइस कम करते हैं तो हमको भी प्राइस कम करना पड़ेगा। ये बैटल चलता है पेप्सी एंड कोका कोला में, कोका कोला एंड पेप्सी, ये बैटल चलता है उनका, प्राइसिंग को लेके बैटल चलता है। ऑफर, वो कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं तो हमको भी कोई ऑफर लाना पड़ेगा। ये बैटल कहाँ चलता है? मोबाइल कंपनीज में, जियो ने कोई ऑफर लाया तो एयरटेल को भी लाना पड़ेगा, एयरटेल ने लाया तो फिर वोडाफोन आइडिया को भी लाना पड़ेगा। तो हम अपने कॉम्पिटिटर्स पे डिपेंडेंट है, प्राइस चेंज वो करेंगे तो हमको भी करना पड़ेगा, ऑफर वो लाएंगे तो हमको भी लाना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग, वो शाहरुख खान से ऐड करा रहे तो हमको सलमान खान से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो वी नीड टू एडवर्टाइज अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटिटर। सो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स क्यों ज़रूरी है? हमें कॉम्पिटिटर्स से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है ना, हमारा और उनका कस्टमर सेम है तो वो ले जाएंगे कस्टमर्स अगर हम उन पे ध्यान ना दे तो। सो वी हैव टू पे अटेंशन टू दी कॉम्पिटिटर्स ऑल्सो, ठीक है, सबको ही ध्यान यहाँ रखेंगे। नेक्स्ट आता है सप्लायर्स, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल। देखो चिप्स बनाने के लिए क्या कौन सा रॉ मटेरियल लगता है? पोटैटोज़ लगते हैं। सो पोटैटोज़ जो है वो कंटिन्यूअली हमें सप्लाई होने चाहिए, देयर शुड बी कंटिन्यूअस सप्लाई। अगर सप्लाई रुक गया तो फिर हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, और प्रोडक्शन रुक गया हमारा तो सोचो लेस कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा है तो फिर कॉम्पिटिटर्स आगे निकल जाएंगे ना। कुरकुरे हो गया, अंकल चिप्स हो गया, बिंगो हो गया, टू यमी हो गया, और भी है, तो ये लोग सब हमसे आगे निकल जाएंगे। अगर हमारा प्रोडक्शन रुका या हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन ख़राब हुआ
तो कॉम्पिटिटर्स निकल जाएंगे आगे। तो सप्लायर्स के साथ, सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल के साथ हमारा अच्छा खासा डील होना चाहिए। लेस जो ब्रांड है, लेस बिलोंग्स टू पेप्सी, पेप्सी का ये ब्रांड है। तो पेप्सी ने इंडिया में फार्मर्स के साथ डील कर रखा है, अलग अलग जगह पे उन्होंने फार्मर्स के साथ डील कर रखा है कि फार्मर्स जो भी क्रॉप्स उगाएंगे ना, जो पोटैटोज का क्रॉपिंग होगा, वो क्रॉप्स मार्केट में नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली जाएगा लेस के फैक्ट्री में। लेस जो है ना, इसका ओनर पेप्सी है, पेप्सी ओन्स लेस। तो पेप्सी ने ये डील कर रखा है कि फार्मर्स को बोल रखा है कि आप जो भी आलू उगाओगे वो सीधा आप हमारे फैक्ट्री में भेज दोगे, बिकॉज हमें लेस का प्रोडक्शन करना है कंटिन्यूसली, वी कांट स्टॉप इट। अगर आप मार्केट में बेच देंगे, फिर मार्केट में किसी दिन स्ट्राइक पड़ गया या किसी दिन प्राइस बढ़ गया या ड्यू टू सम रीजंस मार्केट उस दिन नहीं खुला, तो हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा। तो सप्लायर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सप्लायर्स के साथ डील करके रखना पड़ता है, सो दैट आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहे, वो रुके ना। नेक्स्ट आते हैं मिडिलमैन। अब देखो मिडिलमैन क्या काम करते हैं, सी आपके फैक्ट्री में गुड्स बना है बट बिकेगा कहाँ पे, मार्केट में। तो फैक्ट्री से मार्केट में कौन लेकर जाएगा, मिडिलमैन। मिडिलमैन होते हैं आपके एजेंट्स, होलसेलर्स, डीलर्स एटसेट्रा। ये लोग आपके गुड्स को मार्केट में लेकर के जाते हैं, तो इनको भी आपको संभाल के रखना है, इनसे भी अच्छा डील करके रखना है, बिकॉज हो सकता है प्रोडक्शन रेगुलरली कर रहे हैं बट मार्केट में गुड्स जा ही नहीं रहा है। अगर मार्केट में गुड्स नहीं जाएगा तो फिर कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएंगे। तो मार्केट में भी कंटिन्यूसली गुड्स को लेकर के जाना है आगे, और वो कौन लेकर जाएंगे, मिडिलमैन। फिर आता है फाइनेंशियरीज। ये लोग वो होते हैं जो बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं। बैंक्स हो गया, बैंक्स आ जाते हैं इसमें, जो लोन प्रोवाइड करते हैं। लोन वेरियस रीजंस के लिए लगता है। हमें अगर एक्सपेंशन करना है, नया फैक्ट्री लगाना है, नया ब्रांच खोलना है, ठीक है, व्हेन वी वांट टू एक्सपैंड, एडवर्टाइजमेंट करना है, ज़्यादा जब खर्चा बढ़ता है तो वी नीड मनी, और हर बार मनी हमारे पास नहीं होता है, तो दैट टाइम वी नीड लोन। तो लोन के लिए फाइनेंशियरीज आर इम्पॉर्टेंट। तो फाइनेंशियरीज आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड अस लोन व्हेन वी नीड मनी। तो ये भी हमारे बिजनेस के लिए ज़रूरी है। एक्सपेंशन करना है, पैसा कहाँ से लाएंगे, तो ये लोग देंगे, ठीक है। एंड लास्टली पब्लिक। पब्लिक को भाई खुश रखना है। पब्लिक अगर गुस्सा हो गया तो आपका मार्केट में हो जाएगा इमेज ख़राब। आप सोचिए, एक नूडल्स का ब्रांड था 4 साल पहले, उस नूडल्स का ब्रांड पे बैन लगा था, आपका फेवरेट मैगी नूडल्स। मैगी नूडल्स पे बैन लगा था ना, कुछ 2-3 महीने के लिए बैन लग गया था। तो आप सोचो उस टाइम क्या हो रहा था, पब्लिक खा नहीं रही थी मैगी, न्यूज़ में हमें दिखाया जा रहा था कि मैगी में ऐसा हो गया, मैगी में वैसा हो गया। तो क्या हो ना, इमेज में थोड़ा, रेप्यूटेशन में थोड़ा फॉल आ जाता है, ठीक है। तो रेप्यूटेशन फॉल हो सकता है। देखो पब्लिक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज पब्लिक आपका रेप्यूटेशन डिसाइड करेगी। पब्लिक खुश, पब्लिक में सब कोई आते हैं, जनता भी आता है, मीडिया भी आता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस भी आ जाते हैं। कंज्यूमर एसोसिएशंस वो लोग होते हैं जो कंज्यूमर के बिहाफ में, कंज्यूमर के राइट्स के लिए लड़ते हैं, तो उनको कंज्यूमर एसोसिएशन बोलते हैं। तो आपको सबको खुश रखना है, बिकॉज इनका मूड अगर ख़राब हो गया तो ये आपका इमेज ख़राब कर सकते हैं। मीडिया में कोई गलत बात पता चल गया आपके बारे, तो फिर इमेज ख़राब हो सकता है। सो दिस वाज माइक्रो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल। इसका नोटिंग यहाँ पर है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं कि क्या मतलब अभी तो हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझे, बट आंसर तो प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना। तो प्रॉपर आंसर ये है, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अगर मेरे स्टूडेंट है तो हम आपको PDF भेजेंगे, फ्रॉम देयर यू कैन कॉपी। चले आगे। अब वो पार्ट पे जा रहे हैं जो ISC और CBSE दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ISC के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड CBSE के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैक्रो एनवायरनमेंट, इसको याद रखने के लिए हम लोग एक शॉर्टकट यूज करते हैं, पेस्टल, PESTL, ठीक है, पेस्टल। P से पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिक, S से सोशल, T से टेक्नोलॉजी एंड L से लीगल। 5 ऐसे मैक्रो इन्वायरमेंट है जो हम लोगों को इम्पैक्ट करेंगे। अब तो याद करो, मैक्रो क्या होता था, मैक्रो वो होता था जो सबको इम्पैक्ट करे, माइक्रो वो होता था जो सिर्फ हमको इम्पैक्ट करता था। मैक्रो मीन्स अफेक्टिंग ऑल। तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। पहला पॉलिटिकल, देखो आप इमेजिन करना कि आप बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं। देखो इसको याद रखने का यही तरीका है, आप अपने आप को सीन में रखो, ठीक है। व्हेन यू इमेजिन योरसेल्फ डूइंग इट तो आपको जल्दी याद होता है।
पहला बात नोटिंग के लिए भी बता देते हैं, यहाँ पे आई हैव यूज्ड एग्जाम्पल्स, जैसे आपको 3-3 एग्जाम्पल दिखेगा, हर पॉइंट में दिखेगा आपको। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से और भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को कॉपी किए बस इसी को याद करके बैठ गए, आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो फ्रॉम योर बुक। ध्यान से सुनना, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। पहले तो इसको याद रखने के लिए आप खुद को सोचिए कि आप खुद कहीं बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, तो आप कहाँ बिजनेस सेटअप करना चाहेंगे। ऐसे जगह पे सेटअप करना चाहोगे ना जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, जहाँ पे गवर्नमेंट हर 2-2 महीना पे चेंज ना होता रहे, बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होगा तो लॉ चेंज हो जाएगा, लॉ चेंज हो जाएगा तो फिर मेरे को फ़र्क पड़ेगा। आप ऐसे जगह पे बिजनेस करना चाहेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल लड़ाई ज़्यादा ना होता हो। पता चला इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है उस जगह पे कि स्ट्राइक होता रहता है हर दिन, ठीक है, भारत बंद, बंगाल बंद, ये सब चलता रहता है हमेशा। दुकान बंद करना पड़ेगा आपको, बिजनेस बंद करना पड़ेगा, फैक्ट्री बंद करना पड़ेगा, पॉलिटिकल रैलीज होता रहता है हमेशा। पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, कभी किसी का भी मर्डर हो जाता है उधर। तो आप ये सब देखेंगे, पॉलिटिक्स रिलेटेड आप चीज़ देखेंगे कि जिस जगह पे जा रहे हो वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है। मान लो आप किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है कि नहीं। डेमोक्रेसी वो होता है जहाँ पे पब्लिक का भी ओपिनियन मैटर करता है। और डिक्टेटरशिप है क्या वहाँ पर, जैसे नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटरशिप है, ठीक है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, यूएस में डेमोक्रेसी है, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड टू बी बेटर। तो आप ये सब देखोगे जब आप बिज़नेस करने जाओगे, तो बिज़नेस करने के समय आप देखेंगे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है, डेमोक्रेसी है कि नहीं, सरकार कहीं बहुत ज़्यादा इंटरफेयर तो नहीं करता है बिज़नेस में। बहुत जगह ऐसा होता है कि नेता लोगों को ब्राइब देना पड़ता है, बिज़नेस चलाना है तो यू हैव टू कीप पेइंग द ब्राइब्स नहीं दोगे तो फिर बिज़नेस नहीं चलेगा, भगा देंगे आपको वहाँ से। तो ये सब देखना पड़ता है, बिज़नेस सेट करने से पहले ये सब देखना पड़ता है। तो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन दे इम्पैक्ट आवर बिजनेस। नेक्स्ट आता है PE, ई से इकोनॉमिक। तो जब आप बिजनेस सेटअप करने जाएंगे कहीं पे, तो आप ये भी देखेंगे कि उस एरिया का या उस कंट्री का या उस स्टेट का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है। क्या वहाँ के लोग अमीर है, क्या लोगों के पास पैसा है। आप गांव में जाके फरारी का शोरूम नहीं खोल सकते, है ना। खोल तो सकते हो, मतलब सिर्फ रेंट पे करोगे, फिर कोई खरीदने नहीं आएगा। अगर आप विलेज में जा कर के फरारी का शोरूम खोल रहे हैं या एप्पल का एक आउटलेट खोल रहे हैं तो फिर वेस्ट हो जाएगा। यू विल ओनली बी पेइंग रेंट ऑफ दैट शॉप, क्योंकि लोगों के पास वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब है, वहाँ के लोगों के पास पैसा नहीं है आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। आपको ऐसा जगह जाना पड़ेगा जहाँ ग्रोथ हो रहा है। फरारी का शोरूम दुबई में बहुत चलेगा, एप्पल का शोरूम दुबई में बहुत चलेगा, क्यों? क्योंकि वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन वैसा है। देयर आर लॉट ऑफ ब्रांड्स जो बड़े शहर में रहते हैं। क्यों रहते हैं बड़े शहर में? बिकॉज बड़े शहर में पीपल के पास इनकम होता है आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। आप बिजनेस सेटअप करने टाइम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है उस जगह का, क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है या इकोनॉमिक फॉल हो रहा है। तो आप ग्रोथ वाला जगह पसंद करेंगे, है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशन भी देखा जाता है बिजनेस सेटअप करने से पहले। नेक्स्ट आता है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी का आपको देखना पड़ेगा। सोसाइटी में किस एज ग्रुप के लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं। जैसे स्कूल्स के बाहर आप देखेंगे फास्ट फूड का स्टॉल्स बहुत रहता है। क्यों रहता है? बिकॉज स्टूडेंट्स लोग फास्ट फूड प्रेफर करते हैं। हॉस्पिटल्स के पास आप देखेंगे मेडिसिन शॉप बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ का जो पॉपुलेशन है, हॉस्पिटल्स के पास कौन लोग रहते हैं? मरीज लोग रहते हैं, पेशेंट्स रहते हैं। सो पेशेंट्स को क्या चाहिए? दवाई चाहिए। सो हॉस्पिटल्स के पास आप देखोगे कि मेडिसिन शॉप रहता है। स्कूल्स के पास आप देखोगे कि फास्ट फूड रेस्टोरेंट रहता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई शहर है, ठीक है, एक शहर है जहाँ पर एक एरिया जहाँ पे लोग नॉनवेज नहीं खाते, नॉनवेज खाना बैन है, और आप वहाँ पे KFC का आउटलेट अगर खोल देंगे तो सोचो लोग आपका क्या हाल करेंगे फिर, ठीक है, बैंड बज जाएगा। तो ऐसे जगह पे मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जहाँ जा रहे हैं बिजनेस करने, वहाँ का पॉपुलेशन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ का ट्रेडिशन कैसा है, वहाँ के लोग क्या प्रेफर करते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी तो नहीं खोल सकते, ठीक है। हॉस्पिटल के बगल में आप स्पोर्ट्स का दुकान खोल लिए, क्रिकेट बैट फुटबॉल लेकर बैठे हो, कौन आएगा खरीदने, ठीक है। स्कूल्स है, स्कूल्स के बाहर में आप दवाई दुकान खोल के बैठ गए, वहाँ कौन आएगा? स्टूडेंट्स दवाई तो नहीं खाते हैं बाहर निकल के,
स्कूल से बाहर निकल के, ठीक है। तो कोई ऐसा जगह जहाँ नॉनवेज नहीं चलता, वहाँ पे आप डोमिनोज खोल कर बैठ गए हो, KFC खोल कर बैठ गए हो, भगा देंगे लोग आपको, तोड़ फोड़ करके भगा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जिस सोसाइटी में आप बिजनेस कर रहे हैं वो सोसाइटी क्या प्रेफर करता है, ठीक है। तो उनका प्रेफरेंस आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, PES हो गया। अब T पे आता है टेक्नोलॉजी। सो जहाँ पे आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ पे टेक्नोलॉजी कितना एडवांस्ड है। जिस भी कंट्री में जा रहे हो, जिस भी स्टेट में जा रहे हो या जिस भी शहर में जा रहे हो, वहाँ टेक्नोलॉजी कितना आगे है। बिकॉज टेक्नोलॉजी आपके प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। बेटर द टेक्नोलॉजी, बेटर विल बी द प्रोडक्शन। फिर ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ आप बिजनेस करने जा रहे हैं वहाँ के जो लोग हैं, बिकॉज वही आपका स्टाफ बनेगा। आप जहाँ बिजनेस करेंगे वहीं के लोगों को जॉब पे रखोगे, तो जो लोग हैं वो कितना टेक्नोलॉजी समझते हैं, उनको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं, उनको मशीन चलाना, पता चला एक बहुत अच्छा मशीन है उसके ऊपर बैठ के खाना खा रहे हैं वो लोग, मशीन चलाना ही नहीं आता, मशीन का इंपॉर्टेंस ही नहीं पता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ के रखना चाहिए कि जहाँ पे बिजनेस करने जा रहे हो वहाँ टेक्नोलॉजी का क्या हाल है, समझ रहे हो। लास्ट पॉइंट, PESTL, L फॉर लॉ, लीगल। लीगैलिटी भी आपको समझना पड़ेगा। जहाँ पे आप जा रहे बिजनेस कर रहे हैं वहाँ का बिजनेस लॉ कितना स्ट्रिक्ट है, कितना लिबरल है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना बिजनेस फ्रेंडली लॉ है। लोग सिंगापुर जाते हैं बिजनेस करने, क्यों? क्योंकि टैक्स बहुत कम है, 5% टैक्स लगता है वहाँ पे बिजनेस करने में। इंडिया में 30% का टैक्स लगता है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट, ठीक है। वहाँ पे 5% ऑलमोस्ट। तो सोचो वो बिजनेस इन्वायरमेंट कितना अच्छा है, वहाँ का लॉ कितना अच्छा है। बिजनेस वहाँ पे एक दिन में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब तो इंडिया में भी कर सकते हैं। नाउ इवन इंडिया हैज़ डन लॉट ऑफ चेंजेस इन इट्स बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इंडिया में भी एक दिन में बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। बट पहले क्या होता था, हमें 30 to 40 डेज लग जाता था बिजनेस को रजिस्टर कराने में, बहुत लंबा पीरियड लगता था। हमारे यहाँ का बिजनेस लॉ बहुत ख़राब था। अभी थोड़ा अच्छा हुआ है। वी नाउ हैव अ बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट, वी हैव बेटर लॉज। अभी हमारे देश में भी एक दिन में कंपनी रजिस्ट्रेशन एक दिन में हो सकता है हमारे यहाँ पे भी, बट पहले ऐसा नहीं होता था। आई एम टेलिंग यू स्टोरी अबाउट 2015, क्योंकि एक कंपनी का रजिस्ट्रेशन में इवन आई हैड टेकन पार्ट। आई वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। 2015 का बोल रहे हैं। इन 2015 इट टुक मी अराउंड 30 to 35 डेज टू गेट द एंटायर थिंग्स डन। 30 to 35 डेज लग जाता था। आज के डेट में 2021 में एक दिन में हो सकता है। सो 5 साल में इतना चेंजेस आया है। तो हमारे यहाँ पे भी बिजनेस लॉस चेंज हो रहा है। तो कोई भी कंपनी अगर कहीं जाता है ना, तो देखता है कि जिधर जा रहे उधर का लॉ कैसा है। बिकॉज हमारे को लॉ से फ़र्क पड़ेगा, पेनल्टी लग जाएगा अगर लॉ नहीं फॉलो करेंगे तो दीज वर मैक्रो इन्वायरमेंट। ये वो फैक्टर्स है जिससे सबको इम्पैक्ट होता है, नॉट जस्ट आवर बिजनेस, आवर कॉम्पिटिटर्स बिजनेस, अदर पीपल्स बिजनेस, सबके बिजनेस को इम्पैक्ट होता है। दिस इज मैक्रो इन्वायरमेंट, ठीक है। पॉज करके कॉपी कर लेना। लास्ट टॉपिक इस क्लास का स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunity and T stands for threat, ठीक है। Strength, weakness, opportunity and threats. Strength क्या होता है? Strength होता है some type of advantage जो कि internal in nature है। Internal in nature मतलब आपका strength, मतलब your certain feature जो आपको advantage देता है। Weakness, योर सर्टेन फीचर जो आपको डिसएडवांटेज देता है। अपॉर्चुनिटी बाहर से आता है, इट इज नॉट योर, इट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। अपॉर्चुनिटी बाहर से आता है बट एडवांटेज देता है। स्ट्रेंथ क्या था? इंटरनल बट एडवांटेजियस। अपॉर्चुनिटी एक्सटर्नल बट एडवांटेजियस। वीकनेस इंटरनल, डिसएडवांटेजियस। थ्रेट्स एक्सटर्नल, स्टिल डिसएडवांटेजेस। किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना ये 4 बात पता होना चाहिए। व्हाट आर आवर वीकनेस, व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स। वी शुड बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। इससे अवेयर रहेंगे तो हमें स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलेगा। सो द मेन पॉइंट हियर इज
कि हमें स्ट्रैटेजी, इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प होता है, हमें इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प मिलता है अगर हम अपना स्ट्रेंथ को समझे, अगर हम अपने वीकनेस को समझे, अगर हम बाहर से आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ को समझे, बाहर से आने वाले थ्रेट्स को समझे, सो वी कैन स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली। सो दो बातें हैं, दो बातें इंटरनल होती है और दो बातें एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में हो जाता है स्ट्रेंथ वीकनेस, एक्सटर्नल में हो जाता है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ गिव्स अस एडवांटेज, वीकनेस गिव्स अस डिसएडवांटेज, अपॉर्चुनिटी गिव्स अस एडवांटेज, थ्रेट्स गिव्स अस डिसएडवांटेज। दो चीज़ें एक्सटर्नल है, दो चीज़ें इंटरनल है। तो और ये क्यों जानना ज़रूरी है? सो दैट वी कैन स्ट्रैटेजाइज अकॉर्डिंगली, हम अपने स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। एग्जाम्पल्स, स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हो सकता है आपका बिजनेस का लोकेशन बहुत अच्छा है, सेंटर पार्ट ऑफ द सिटी में है, कस्टमर्स फ्रॉम एवरीवेयर कैन रीच यू वेरी इजीली, सो दैट्स योर स्ट्रेंथ। वीकनेस क्या हो सकता है? वीकनेस ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है, ठीक है, स्टाफ्स टेक्नोलॉजी चला नहीं पा रहे हैं, सो दैट कैन बी योर वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है? अपॉर्चुनिटी ये हो सकता है कि पूरा बिजनेस ऑनलाइन जा रहा है, तो अपॉर्चुनिटी है कि अब आप सिर्फ लोकल कस्टमर्स नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स को आप केटर कर सकते हैं। यू कैन रीच कस्टमर्स एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू ऑनलाइन बिजनेस, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। थ्रेट्स ये है कि कंपटीशन आ रहा है, और भी बिजनेसमैन आ रहे हैं यही सेम बिजनेस करने के लिए, कंपटीशन इज कमिंग, सो दैट कैन बी अ थ्रेट। एग्जांपल्स आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो भी एग्जांपल हम बोले हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास नंबर 2। आपको जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, और बस फिर इसको नोट डाउन करते रहना, याद कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर क्लास नंबर 2।